So, hello everyone. Today we are back again with the biochemistry lectures, and we were dealing with the chapter 1 of Leininger biochemistry book, that is the foundations of biochemistry. And today is the part 4 of chapter 1, the genetic foundations of biochemistry. So, perhaps the most remarkable property of living cells and organisms is their ability to reproduce themselves for countless generations with near perfect fidelity. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, तो उनकी जो मोस्ट रिमार्केबल, जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी एक जो देखने को मिलती है वो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को और काउंटलेस जनरेशंस तक परफेक्ट अपने जैसे बना सकते हैं ऑर्गेनिजम्स. This continuity of inherited traits implies constancy over millions of years in the structure of the molecules that contain the genetic information. तो ये जो inherited traits की जो continuity है, इससे क्या क्या होता है? तो constancy आती है. बहुत सारे millions of years में जो traits हैं वो constant रहते हैं और जो molecules के structures हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके स्ट्रक्चर भी सेम रहते हैं. वेरी फ्यू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ सिविलाइजेशन, इवन दोज एच्ड इन कॉपर और कार्व्ड इन स्टोन, हैव सर्वाइव्ड फॉर 1000 ईयर्स. तो बहुत कम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर पाए हैं. बट देयर इज गुड एविडेंस दैट द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस in living organisms have remained nearly unchanged over very much longer periods. लेकिन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बहुत लंबे समय से अनचेंज्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है. Many bacteria have nearly the same size, shape and internal structures as bacteria that lived almost 4 billion years ago. तो आज के समय में जी जो जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनके वैसे ही साइज और शेप हैं जैसे 4 बिलियन ईयर्स एगो जो पहले बैक्टीरिया थे उनके जो शेप साइज थे उन्हीं के जैसे आज भी हैं. दिस कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में जो कॉन्टिन्यूटी है, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन था वो आज भी है. वो किस लिए है? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉन्टिन्यूटी बिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंज नहीं हुई है. इसीलिए आज भी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम मिलता है हमें. Among the seminal discoveries in biology in the 20th century were the chemical nature and the three-dimensional structure of the genetic material deoxyribonucleic acid DNA. तो 20th सेंचुरी में अगर जो सबसे कीमती डिस्कवरीज जो खोजें हुई हैं उनमें से एक है डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की खोज. डीएनए का द सीक्वेंस ऑफ द मोनोमेरिक सबयूनिट्स, द न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रिक्टली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन दिस लीनियर पॉलीमर encodes the instructions for forming all other cellular components and provides a template for the production of DNA molecules to be distributed to progeny when a cell divides. तो ये इस डीएनए के अंदर जो मोनोमेरिक सब यूनिट्स हैं यानी डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सीक्वेंस यही पॉलीमर के अंदर उस इंस्ट्रक्शंस को देता है जिससे कि सेल के सारे कंपोनेंट बनते हैं और डीएनए मॉलिक्यूल के और दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी एज ए टेम्पलेट काम करता है. यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी करने के लिए ये अपने जैसे कॉपी बनाने के लिए भी टेम्पलेट का काम करता है और वो कॉपीज डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है. नाउ द जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी इज वेस्टेड इन सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स. तो जो जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी है वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है. डीएनए इज अ लॉन्ग थिन ऑर्गेनिक पॉलीमर
the rare molecule that is constructed on the atomic scale in one dimension. तो डीएनए क्या है? डीएनए एक लंबा थिन ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कि एक डायमेंशन में ही हमें देखने को मिलता जाता है, विड्थ में. एंड द ह्यूमन स्केल इज अनदर लेंथ, और एक दूसरा स्केल है लेंथ में हम इसको नापते हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कैन बी मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग. A human sperm egg carrying the accumulated hereditary information of billions of years of evolution transmits this inheritance in the form of DNA molecules, in which the linear sequence of covalently linked nucleotide subunits encodes the genetic message. तो अगर हम एक स्पर्म की बात करें, एक स्पर्म और एग सेल की बात करें ह्यूमन के, उसमें जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का रिजल्ट है, और स्पर्म या एग इस इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में. और डीएनए मॉलिक्यूल में क्या है? इन विच द लीनियर सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंटली लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड सबयूनिट्स encodes the genetic message. Usually when we describe the properties of a chemical species, we describe the average behavior of a very large number of identical molecules. तो यूजुअली जब हम किसी भी केमिकल स्पीसीज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम उसके जो लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है उसके जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो कॉमन बिहेवियर होता है, उसका जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे ही हम किसी भी केमिकल स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन करते हैं. While it is difficult to predict the behavior of many single molecules in a collection of, say, a picomole of a compound, the average behavior of the molecule is predictable because so many molecules enter into the average. और ये क्यों पॉसिबल है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की या केमिकल स्पीसीज की प्रॉपर्टी को उसके आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के एवरेज से कर पाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे एक छोटे से पिकोमोल में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. इसकी वजह से हम उनका कॉमन बिहेवियर हमें देखने को मिल जाता है. सेलुलर डीएनए इज अ रिमार्केबल एक्सेप्शन, लेकिन डीएनए के केस में हम एवरेज जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से हम डीएनए की प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. द डीएनए दैट इज द एंटायर जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ई कोलाई सेल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4.64 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स. तो अगर हम इकोलाई के जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो उसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल होता है और उसमें 4.64 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स में देखने को मिलते हैं. दैट सिंगल मॉलिक्यूल मस्ट बी रेप्लिकेटेड परफेक्टली इन एवरी डिटेल इफ एन इकोलाई सेल इज टू गिव राइज टू आइडेंटिकल प्रोजेनी बाय सेल डिवीजन. तो अगर इकोलाई सेल को एक सेल से दो सेल बनाने हैं, सेल डिवीजन होना है उसका, तो इस 4.64 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स की एग्जैक्ट कॉपी होना आवश्यक है. सो देयर इज नो रूम फॉर एवरेजिंग इन दिस प्रोसेस. तो इस केस में हम एवरेज नहीं कर सकते हैं. द सेम इज ट्रू फॉर ऑल सेल्स. अ ह्यूमन स्पर्म ब्रिंग्स द एग दैट इज फर्टिलाइज्ड एंड दैट इट फर्टिलाइजेज just one molecule of DNA in each of its 23 different chromosomes. तो जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ईच क्रोमोसोम इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, यानी एक क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल है. टू कंबाइन विद जस्ट वन डीएनए मॉलिक्यूल इन ईच करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम इन द एग. और ऐसे ही 23 क्रोमोसोम्स एग के अंदर होते हैं और वो भी सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं. ईच क्रोमोसोम इज अ सिंगल मॉलिक्यूल. The result of this union is highly predictable. An embryo with all of its 20,000 genes constructed of 3 billion nucleotide pairs intact. तो इस यूनियन से जो रिजल्ट मिलता है हमें, यानी स्पर्म और एग के यूनियन से जो रिजल्ट मिलता है उससे मिलके एम्ब्रियो बनता है और उसमें सारे 20,000 जीन्स हमें देखने को मिलते हैं और जिसमें 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं. इट्स an amazing chemical field. Now the structure of DNA allows its replication and repair with near perfect fidelity. तो जो DNA का रेप्लिकेशन इतना परफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है?
वो डिपेंड करता है डीएनए के स्ट्रक्चर पर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको ये चीज़ें अलाउ करता है. The capacity of living cells to preserve their genetic material and to duplicate it for the next generation results from the structural complementarity between the two strands of the DNA molecule. तो ये जो लिविंग सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने की या फिर डुप्लीकेट करने की, जिससे कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सके, वो इसके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो स्ट्रक्चरल कम्प्लीमेंटेरिटी होती है, एक दूसरे से दो स्ट्रैंड में जो कम्प्लीमेंटेरिटी होती है, उससे ये सारी प्रॉपर्टी डिराइव होती हैं. The basic unit of DNA is a linear polymer of 4 different monomeric subunits, deoxyribonucleotides. तो DNA पॉलीमर आखिर है क्या? जो बेसिक यूनिट है DNA पॉलीमर की, वो 4 तरह के डिफरेंट deoxyribonucleotides होते हैं, arranged in a precise linear sequence. It is this linear sequence that encodes the genetic information. और इसी सीक्वेंस से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती है. Two of these polymeric strands are twisted about each other to form the DNA double helix. तो दो स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से ऐसे complementarily ट्विस्टेड रहते हैं, जिसको हम DNA double helix कहते हैं, in which deoxyribonucleotide in one strand pairs specifically with a complementary deoxyribonucleotide in the opposite strand. तो एक स्ट्रैंड के जो डीएनए या फिर एनटीपीज हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो दूसरे स्ट्रैंड के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से कंप्लीमेंटरिटी शो करके उसमें वो बाइंड करते हैं, पेयर करते हैं. Before a cell divides, the two DNA strands separate locally and each serves as a template for the synthesis of a new. तो जैसे ही सेल डिवाइड होता है, उससे पहले ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये लोकली सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और नए डीएनए की सिंथेसिस कर शुरू करते हैं. नए ये ऐसा एज अ टेम्पलेट काम करते हैं. जो पुराना डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो दोनों स्ट्रैंड हैं, वो एज अ टेम्पलेट काम करेंगे और उनके ऊपर ही नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी. कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जनरेटिंग टू आइडेंटिकल डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ फॉर ईच डॉटर सेल्स. तो इससे क्या होगा, दो आइडेंटिकल डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स का फिर से जनरेशन होगा और दोनों डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है. If either strand is damaged at any stage, continuity of information is assured by the information present in the other strand. So suppose जब किसी भी टाइम पे डैमेज हो जाता है किसी स्ट्रैंड में सेल के अंदर, तो जो दूसरा स्ट्रैंड है वो उसके लिए एज अ टेम्पलेट काम करके और उसको एज अ इंफॉर्मेशन काम करता है दोबारा उस स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए, विच कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट टू रिपेयर द डैमेज. इस तरह से जो डीएनए डैमेज है वो रिपेयर हो जाता है. Now here is the picture showing the complementarity between the two strands of DNA. DNA is a linear polymer of covalently joined deoxyribonucleotides of 4 types. तो डीएनए में 4 टाइप के deoxyribonucleotides मिलते हैं हमें. deoxyadenylate, जिसको हम एडेनिन कहते हैं, deoxyguanylate G, deoxycytidylate C, and deoxythymidylate T. Each nucleotide with its unique three-dimensional structure can associate very specifically with but non-covalently with one other nucleotide in the complementary chain. तो हर न्यूक्लियोटाइड A, T, C, G में से वो अपनी कंप्लीमेंटरिटी शो करते हुए अपने कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से पेयर कर जाते हैं. A always associates with T and G with C. तो A की पेयरिंग T के साथ होती है और G की पेयरिंग C के साथ होती है. Thus in double stranded DNA molecules, the entire sequence of nucleotides is in one strand is complementary to the sequence in other strand. तो जो डबल हेलिकल डीएनए है उसमें जो एक स्ट्रैंड होता है वो दूसरे स्ट्रैंड से कंप्लीमेंटरी होता है. The two strands held together by hydrogen bonds between each pair of complementary nucleotides twist about each other to form the DNA double helix. तो दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के
एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट हो जाते हैं और एक डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं. In DNA replication, the two strands separate and two new strands are synthesized, each with a sequence complementary to one of the original strand. तो DNA replication के टाइम पे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और एज ए टेम्पलेट काम करते हैं जिससे कि नया DNA स्ट्रैंड उनके अराउंड बन सके. The result is two double helical molecules, each identical to original DNA. तो इससे क्या होगा, दो नए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल बनेंगे और जो ओरिजिनल डीएनए था उसके आइडेंटिकल होंगे, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे, आइडेंटिकल होंगे उसके. द लीनियर सीक्वेंस इन डीएनए एनकोड्स प्रोटीन्स विद 3-dimensional स्ट्रक्चर्स. तो जो डीएनए का जो लीनियर सीक्वेंस है उसी से प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर होता है. Information in DNA is encoded in its linear one-dimensional sequence of deoxynucleotide subunits, but the expression of this information results in a 3-dimensional cell. तो जब DNA के अंदर तो इंफॉर्मेशन एनकोडेड है वो लीनियर होती है, वन डायमेंशनल होती है और वो वन डायमेंशनल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन रहती है. लेकिन इसके एक्सप्रेशन से जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी 3D फॉर्म हमें देखने को मिलती है, 3-dimensional सेल की फॉर्म में वो बनता है. दिस चेंज फ्रॉम 1 to 3-dimensional dimensions occurs in 2 phases. तो 2 phases में ये चेंज आता है. लीनियर सीक्वेंस ऑफ deoxyribonucleotides in DNA encodes through an intermediary RNA for the production of proteins with a corresponding linear sequence of amino acids. तो जो DNA का लीनियर सीक्वेंस है उससे RNA के थ्रू होते हुए प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड्स का एक लीनियर सीक्वेंस होता है. द प्रोटीन फोल्ड्स इनटू अ पर्टिकुलर 3-dimensional शेप डिटरमाइंड बाय इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड स्टेबलाइज्ड प्राइमरीली बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस. तो जो प्रोटीन बनता है वो एक 3-dimensional शेप में फोल्ड हो जाता है. वो डिपेंड करता है उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस पर और इस 3-dimensional स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस. Although the final shape of folded protein is dictated by its amino acid sequence, the folding of many proteins is aided by molecular chaperones. तो जो फाइनल शेप है वो डिक्टेट तो इसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस से होता है, लेकिन ये बहुत सारे मोलिकुलर शेपरॉन्स होते हैं वो इस फोल्डिंग में प्रोटीन को हेल्प करते हैं. The precise 3-dimensional structure or native conformation of the protein is crucial for its function. तो जो फोल्डिंग के बाद जो 3D स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का जिसको हम नेटिव कन्फर्मेशन बोलते हैं वो उसके फंक्शन के लिए बहुत आवश्यक होती है. नाउ DNA to RNA to protein to enzyme. So here is an example of hexokinase gene. The linear sequence of deoxyribonucleotides in the DNA that encodes the protein hexokinase is first transcribed into a ribonucleic acid. तो जो हेक्सोकाइनेज जीन है एक, उसका जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस है, उससे पहले उसको अगर हेक्सोकाइनेज प्रोटीन बनाना है तो पहले वो आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा मॉलिक्यूल विद द कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जिसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं. द आरएनए सीक्वेंस जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इज देन ट्रांसलेटेड इनटू द लीनियर प्रोटीन चेन ऑफ हेक्सोकाइनेज. तो आरएनए से प्रोटीन की चेन बनेगी, लीनियर प्रोटीन चेन हेक्सोकाइनेज की, which folds into its native 3-dimensional shape, most likely aided by molecular chaperones. तो ये जो अमाइनो एसिड्स की चेंज है प्रोटीन की, ये अपनी 3D शेप में फोल्ड होती है और इसको हेल्प करते हैं मॉलिक्यूलर chaperones. Once in its native form, hexokinase acquires its catalytic activity. It can catalyze the phosphorylation of glucose using ATP as the phosphoryl group donor. तो जैसे ही ये प्रोटीन जो हेक्सोकाइनेज है अपनी नेटिव फॉर्म में आता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर बनता है, इससे इसकी हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी मिल जाती है इसको. अब ये जो इसके रिएक्शन है उसको कैटलाइज कर सकता है. कैन कैटलाइज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग एटीपी एज द फॉस्फोरिल ग्रुप डोनर. तो फॉस्फोरिल ग्रुप एटीपी से फॉस्फोरिल ग्रुप लेके ये
ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर सकता है. Once in its native conformation, a protein may associate non-covalently with other macromolecules. तो एक बार नेटिव कन्फर्मेशन में आने के बाद, फोल्ड होने के बाद, प्रोटीन अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, एंड दैट टू नॉन कोवैलेंटली. जैसे अदर प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ या फिर लिपिड्स के साथ, टू फॉर्म सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस सच एज क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड मेम्ब्रेन्स. तो ये ऐसे उनसे एसोसिएट होने के बाद सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स एग्जांपल के लिए राइबोसोम्स का फॉर्मेशन, या फिर सेल की मेम्ब्रेन या ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन. The individual molecules of these complexes have specific high affinity binding sites for each other. तो ये जो जितने भी सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उनकी एक दूसरे के लिए हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है हमें. एंड विद इन द सेल दे स्पॉन्टेनियसली सेल्फ असेंबल इनटू फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस. और सेल के अंदर ही अपने आप ही एक दूसरे से असेंबल हो जाते हैं, जैसे कि फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बना सकें. Although the amino acid sequence of proteins carry all necessary information for achieving the protein's native conformation, accurate folding and self-assembly also requires the right cellular environment, pH, ionic strength, metal ion concentrations and so forth. तो यानी एक प्रोटीन के पास अपना प्रोटीन का जो नेटिव कन्फर्मेशन है उसको पाने के लिए अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसकी अच्छे से करेक्ट फोल्डिंग के लिए इसको बहुत सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे सेलुलर एनवायरनमेंट अच्छा होना, सही होना चाहिए, जैसे पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ एक्यूरेट होनी चाहिए, मेटल आयंस का कंसंट्रेशन एक्यूरेट होना चाहिए, एंड सो फोर्थ. Thus, DNA sequence alone is not enough to form and maintain a fully functioning cell. तो केवल एक डीएनए सीक्वेंस ही इनफ नहीं है किसी सेल को मेंटेन करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए. इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स, एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है. सो नाउ हियर इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर. Genetic information is encoded in the linear sequence of 4 types of deoxyribonucleotides in DNA. यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के लीनियर सीक्वेंस में ही एनकोडेड होती है. Despite the enormous size of DNA, the sequence of its nucleotides is very precise, and the maintenance of this precise sequence over a very long time is the basis for genetic continuity of organism. तो डीएनए का जो साइज है वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो इसका सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, वो एकदम प्रिसाइज होता है. और इस प्रिसाइज सीक्वेंस के मेंटेनेंस के लिए यही मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबल है जिससे कि जेनेटिक कंटिन्यूटी ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलती है. द डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स एन इंटरनल टेम्पलेट फॉर इट्स ओन रेप्लिकेशन एंड रिपेयर. तो जो डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अंदर इंटरनल टेम्पलेट की तरह काम करता है अपने रेप्लिकेशन या रिपेयर के लिए. The linear sequence of amino acids in a protein, which is encoded in the DNA of the gene for that protein, produces a protein's unique three-dimensional structure, a process that is also dependent on environmental conditions. तो जो प्रोटीन्स का जो लीनियर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, जो डीएनए में ही एनकोडेड होता है, वो प्रोटीन अमाइनो एसिड से सीक्वेंस से ही ये प्रोटीन का यूनिक 3D स्ट्रक्चर डिफाइन होता है. और इस प्रोसेस के लिए भी बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ये प्रोसेस डिपेंडेंट है. इंडिविजुअल मैक्रोमोलिक्यूल्स विद स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल्फ असेंबल इनटू सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस. तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए एफिनिटी शो करते हैं और एक दूसरे से एसोसिएट होकर, सेल्फ असेंबल होकर ये सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं. सो हियर एंड्स आवर लेक्चर फॉर द जेनेटिक फाउंडेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर 4 in this lecture series. With this we'll end our lecture here. So see you in next
video of this lecture series. Thank you.